यदि आपसे कोई पूछे भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट पेज कौन सा है, कोई कहेगा फंडामेंटल राइट्स वाला जो भाग है वो वाला है, कोई कहेगा जिसमें पार्लियामेंट की जो शक्तियां दे रखे हैं वो वाला पार्ट है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। या फिर मैं कहूं कि जो संविधान की आत्मा है वो है सिर्फ 85 शब्द। वो ये 85 शब्द, इनके अंदर पूरे भारत का दर्शन छिपा हुआ है, पूरे संविधान का उद्देश्य और करोड़ों भारतीयों का भविष्य। क्या आपने कभी सोचा संविधान की शुरुआत सीधे अनुच्छेद 1 से क्यों नहीं होती? उससे पहले हम भारत के लोग क्यों लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए देश 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 क्यों भारत के लोग लिखा है? क्यों यहां पर भारत सरकार नहीं लिखा हुआ? और ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे शब्द हमेशा से थे क्या इसमें? ये बाद में जोड़े गए। अगर आज मैं आपसे पूछूं क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, तो बहुत से विद्यार्थी तुरंत हाँ कह देंगे, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही माना जाता था? नहीं, हमेशा से ऐसा नहीं था। हमेशा से प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अलग अलग टाइम पर इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। आज बेशक प्रस्तावना हमारे संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये उद्देश्य का पढ़ेंगे नहीं, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि संविधान निर्माताओं ने हर शब्द सोच समझ कर क्यों लिखा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सारे जो शब्द है ना वो ऐसे की ऐसे ही क्यों चूज किए गए? इनकी जगह कुछ और भी तो हो सकता था। इन शब्दों से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के बाद जब भी आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो वह केवल एक पैराग्राफ नहीं लगेगा, बल्कि पूरे संविधान का विजन डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको ये जो सामने दिखाई दे रहा है भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना या प्रियम्बल, जो भी आप इसको कहना चाहो, ये आपको याद होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि एग्जाम में पूछा जाता है, जबकि इसलिए कि हमें पता हो कि हम हमारा जो देश है वो किस तरह से है, क्यों है। देखो, कोई भी मूवी जब आप देखने जाते हो तो उससे पहले आप उसका ट्रेलर देखते हो। पूरी पूरे संविधान का ट्रेलर है ये प्रियम्बल। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक एक शब्द मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो आई कहाँ से? हमने पहली दूसरी क्लास जो थी जिसके अंदर हमने संविधान सभा के बारे में बात की थी, तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात की थी हमने। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1944 को नेहरू जी द्वारा पेश किया गया, इस पे खूब चर्चा हुई। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पूरी जो संविधान सभा थी उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और
फिर अपना संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। और उसी दिन इसको अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया, है ना। ये अंगीकृत शब्द भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी आगे आ जाएगा फिर से। हाँ जी। तो प्रस्तावना के मूल तत्वों की यदि बात करें तो चार तत्व है मूल, है ना। आप जैसे एक बार ऐसे सोचो कि आपने जैसे कोई कंपनी बना ली, तो उस कंपनी के यदि एग्रीमेंट देखते हो तो वहां पे चार मेन चीजें होगी। पहली कि ये जो है बनाया किसने है, मतलब इसका मालिक कौन है। कंपनी काम कैसे करेगी, मतलब इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, और कब ये कंपनी स्टार्ट हुई, है ना। तो वैसे ही इसके अंदर है प्रस्तावना के चार मूल तत्व हैं। कितने मूल तत्व है? चार मूल तत्व है। पहला है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, अधिकार का स्रोत। मतलब जो सत्ता का अधिकार है वो किसके पास है, संविधान को ताकत मिल कहां से रही है ना। तो हम भारत के लोग, जो पहली लाइन लिखी हुई है, ये हमें बहुत सही शब्दों में ये बताता है कि संविधान भारत की जनता से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। किसी राजा, राष्ट्रपति या अंग्रेज या कोई ही धर्म वगैरह कुछ भी आप देख लो, वहां से इसको कोई ताकत नहीं मिल रही। इसको यदि ताकत मिल रही है तो भारत की जनता से मिल रही है, भारत के नागरिकों से मिल रही है। अगला जो है इसका तत्व वो है भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो राज्य की प्रकृति यानी हमारे देश का ढांचा या स्वभाव जो है वो कैसा है ना। तो आसान शब्दों में यदि मैं बताऊं आपको, तो हमारा देश किन नियम कायदों के हिसाब से चलेगा वो है इसके अंदर। इसके अंदर देखो, ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य है। ये पांच शब्द है कहने को, है ना। अब इन पांचों शब्दों का एक बार हल्का हल्का अपन मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, और आगे फिर डिटेल से फिर से पढ़ेंगे, और आज ही की क्लास में पढ़ेंगे, है ना। बार बार मैं रिपीट करवाऊंगा ताकि आपको चीजें याद हो जाए और प्रस्तावना भी आपको याद हो जाए, है ना। ठीक है। संप्रभु का क्या मतलब है? हम किसी के गुलाम नहीं है। समाजवादी का क्या मतलब है? समाजवादी का मतलब है कि सबको साथ लेके चलना है। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, सेकुलर शब्द को सोशल मीडिया में आईटी सेल ने गाली बना के रख दिया है हमारे देश में। बहुत ही प्यारा शब्द है। सेकुलर का मतलब है कि देश का कोई सरकारी धर्म नहीं है, और जिस देश का सरकारी धर्म है वो हमारा पड़ोस में है पाकिस्तान। उसकी हालत देख लो। और आज हमारा देश, हमारे देश के नेता लोग तुलना उस तुच्छ देश से करते हैं, भारत की। जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो वहां से देखना हम क्या थे, क्या, किसके साथ हमारी तुलना होनी चाहिए और किसके साथ हम तुलना करते हैं खुद की। पाकिस्तान को देखो, ये हो गया वो हो गया। क्या है पाकिस्तान? कुछ भी नहीं है। अगर हिंदुस्तान, हम भारत को माता बोलते हैं ना, तो पाकिस्तान उस माता के पैर के जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, उसके नाखून के बराबर नहीं है। खैर ये बातें अलग हैं। आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब सरकार जो है वो जनता चुनेगी। गणतांत्रिक, गणतांत्रिक, गणतांत्रिक का मतलब है कि देश का जो मुखिया होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, है ना। ठीक है। ये मोटे मोटा इसका अर्थ है, जो आपको पता होगा, है ना। इतना तो आपको पता होगा, बाकी गहराई में फिर से बात करेंगे। संविधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को स्थापित करने के लिए इसके उद्देश्य हैं। संविधान के जो उद्देश्य हैं वो क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व स्थापित करना। तो संविधान बनाकर हम नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? हम देना चाहते हैं न्याय, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। स्वतंत्रता, सोचने की,
विचार की, धर्म की, इन सब की हम आजादी देते हैं। समता, सब बराबर, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। बंधुत्व, आपस में भाईचारे और प्यार प्रेम से हम रहें, ये संविधान का उद्देश्य है। क्या हम रह रहे हैं? अगर नहीं रह रहे तो कहीं ना कहीं हम संविधान को पढ़ नहीं रहे, उसे समझ नहीं रहे। अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ के भी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, है ना, किसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इन सब के नाम पे, तो कोई मतलब नहीं है आपके पॉलिटी पढ़ने का। पॉलिटी पढ़ के सिर्फ नौकरी लगना मकसद नहीं होना चाहिए। नौकरी तो बहुत से लोग लग के छोड़ जाते हैं। आज सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस रिजाइन कर रहे हैं आज के टाइम पे। इससे बड़ी तो कोई जॉब नहीं है हिंदुस्तान में। वो क्यों कर रहे हैं? तो सिर्फ इतना उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका कि आपने पॉलिटी पढ़ी और एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही हो गए। उतना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपके दैनिक जीवन में पॉलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अपनाने की तिथि हम बात कर चुके हैं, 26 नवंबर 1949 को इसमें लिखा हुआ है कि संविधान सभा ने अपनाया, है ना, प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला शब्द, संप्रभुता। मान लो आप अपना खुद का घर है आपके पास। आपके घर के अंदर कौन सा रंग करना है, रात को क्या खाना पकने वाला है, और कौन से रिश्तेदार को आप घर पे आने दोगे, कौन से को कहोगे कि मेरे घर के दरवाजे पे भी नहीं दिखना चाहिए। इसका फैसला लेगा कौन? आप खुद लोगे? पड़ोसी आपको सलाह दे सकता है, लेकिन ये तो नहीं कह सकता कि भाई इसको लेके जाना पड़ेगा, है ना, आपके घर पे ये बनना ही चाहिए, आपके घर पे तो इस तरह का ही रंग होना चाहिए। कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी आपको ऐसे दबाव तो नहीं बना सकता ना। अगर बना रहा है तो आप सोवरेन नहीं हो। तो आप और मैं तो सोवरेन हो भी नहीं सकते। सोवरेन हो सकता है कोई देश। संप्रभु कौन हो सकता है? देश। अच्छा, अब मैं बोल तो दिया संप्रभु होना चाहिए देश, लेकिन संप्रभु को एक्सप्लेन तो किया ही नहीं, एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि भारत जो है ना, अपना अपना जो भारत है प्यारा, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत पर किसी दूसरे देश का कोई नियंत्रण या हुक्म नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और शब्द आएगा, डोमिनियन। ना, ये देखो यहाँ पे डोमिनियन लिखा हुआ है। डोमिनियन का मतलब भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। डोमिनियन 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन था, है ना। ये तो ये इसका बात हो गई। मतलब ब्रिटेन के कानून जो थे उनका असर था हमारे ऊपर। लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ, भारत बन गया संप्रभु। ठीक है। तो अब उसके बाद से आज तक और आगे अनंत तक हम किसी के अधीन या डोमिनियन नहीं हैं। हम संप्रभु हैं। अब जो ये संप्रभुता है, ये दो टाइप की है। एक तो आंतरिक संप्रभुता हो सकती है कि देश की सीमा के भीतर कानून बनाना, शासन करना, उस सब की पूरी आजादी है सरकार को। चाहे जीएसटी लागू करना हो या नया नागरिकता का कानून लेके आना हो, यह फैसला सिर्फ हमारी संसद करेगी। कोई दबाव नहीं बना सकता, कोई समूह, कोई कंपनी, कोई विचारधारा, कोई भी दबाव बना नहीं सकती कि ऐसे करना है, इस तरह का कानून बनाओ, इस तरह से शासन करो। ऐसे कोई दबाव नहीं बना सकता। उसके अलावा जो बाहरी संप्रभुता है, एक्सटर्नल, मतलब देश के बाहर, विदेश, जो दूसरे देश हैं, उनसे हमारे रिश्ते कैसे होंगे। भारत चाहे तो बाहर की जमीन खरीद सकता है या उसको अधिग्रहित कर सकता है
है ना, किसी समझौते के तहत उसको ले सकता है ना, या फिर अपना जो हिस्सा है वो सौंप भी सकता है। जैसे हमने सिक्किम को हमारे देश में मिलाया, और बांग्लादेश को कुछ एन्क्लेव दिए हमने संविधान संशोधन करके। तो ये सारे जो अधिकार है वो हमारे पास है। तो संप्रभुता का अर्थ है भारत एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य है। इसका मतलब है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। उसके ऊपर कोई अन्य भारी शक्ति नहीं है। जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत ही है। अपनी खुद की जो सरकार है, अपनी जो संसद है, वही है। तो हम संप्रभु हैं। अच्छा, ये स्वतंत्र प्रबंध का क्या मतलब है? मैनेजमेंट। भारत अपने आंतरिक और बाह्य जो मामले हैं उनका मैनेजमेंट करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। हमें कोई नहीं बता सकता कि हम रसिया से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, हम वेनेजुएला से तेल लेंगे या नहीं लेंगे। अब अगर कोई सरेंडर कर रहा है तो वो उसकी कमजोरी है, लेकिन हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। हमारी सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई कभी चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है। अब एक बहुत ही ऐसे, क्या बोलूं, एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है कि भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना और जो यूएन है इसकी भी सदस्यता ली, तो क्या इससे हमारी संप्रभुता कम या खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जो कॉमनवेल्थ है और जो यूएन है उसकी सदस्यता अगर हम लेते हैं तो उससे हमारी सॉवरेनिटी बिल्कुल भी कम नहीं है। हमने ये जो सदस्यता ली है वो हमारी मर्जी से ली है, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं था, है ना। तो जब हमारी संसद उसे स्वीकार कर रही है, तब यदि कोई समझौता लागू हो रहा है तो वो तो सॉवरेनिटी को कम नहीं कर सकता। हमने बांग्लादेश को हमारे एनक्लेव जो है दे दिए, जो कि बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर आते थे। अब जैसे एक बात बताओ, ये छोटा सा गांव है ना, इसमें 20 जने रहते हैं, है ना। इधर से ये बांग्लादेश की टेरिटरी है, ये एक और एनक्लेव है, एक और एनक्लेव है ना। ऐसे 100 एनक्लेव हैं और वो उधर है ना, और इधर ये बांग्लादेश की जमीन है सारी। अब इसको अपने पास रख के क्या फायदा है? यहाँ पे थोड़ी ना बीएसएफ तैनात कर दोगे आप कि 50 लोगों की सुरक्षा के लिए आप तैनात कर रहे हो। तो उससे अच्छा ये है ना कि ये दे दिए जाए उनको। तो ये सरकार का बहुत बेहतरीन डिसीजन था, समझौता कर लिया। इसके ऊपर ऐसा तो नहीं कह सकता कोई कि बांग्लादेश ने दबाव बना के जमीन ले ली और हमने दे दिया, ऐसे तो नहीं कह सकते। अभी ट्रंप ने यदि कहा कि आप रूस से तेल मत खरीदो, तो वहां पे हमारा कोई फायदा हो रहा होगा अमेरिका के साथ किसी डील में, इसलिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया होगा। ऐसा कह के आप डिफेंड कर सकते हो, है ना, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा। वो 50% टैरिफ लगा रहा है, कभी 100% लगा रहा है, वो मजे ले रहा है। तो वो एक अलग केस है ना। खुले विचार रखो, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है किसी से। आगे बढ़ो। आगे है दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये हमारे संविधान में पहले से नहीं थे। जो हमारा मूल जो संविधान था उसकी प्रस्तावना में ये दोनों ही शब्द नहीं थे। इनको बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इंदिरा गांधी जी के टाइम वर्ष 1976 में ये दोनों शब्द जोड़े गए। पहला, समाजवादी। इसका मतलब क्या है? मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक बताता हूँ कोई किस्सा, कि मान लो एक फैमिली है, उसमें है 4 बच्चे। अगर माता पिता केवल एक बच्चे को सारा खाना और सुविधाएं दे दे और बाकी 3 बच्चे भूखे रहे, तो ये तो असमानता हो गई ना। समाजवाद का सीधा सा मतलब यही है कि देश की संपत्ति और साधनों पर केवल कुछ अमीर लोगों का कब्जा न होकर गरीब, जिनके पास ज्ञान का अभाव है, उन सब तक भी वो पहुंच पाए। उनका भी हक बनता है हमारे संसाधनों के ऊपर, हमारी देश की संपत्ति पर, है ना। इससे क्या होगा? असमानता जो है उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है।
तो भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि समय। अच्छा ठीक है, ये वाली चीज भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भारतीय समाजवाद है ना, इसके अंदर तीन मोटी मोटी बातें हैं, है ना। एक तो लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दुनिया में दो तरह का समाजवाद होता है। एक तो साम्यवादी समाजवाद होता है, और दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। जो साम्यवादी समाजवाद है, इसमें सरकार सब कुछ अपने कब्जे में ले लेती है, कि इस टेरिटरी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये टेरिटरी है, इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी सरकार की है ना। और निजी संपत्ति पूरी तरह से खत्म, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है ही नहीं किसी की, जैसे पहले रूस के अंदर और चीन के अंदर ऐसी व्यवस्था थी। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या मतलब है? भारत जो है, इसके अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिक्स इकोनॉमी है। मतलब यहाँ पर सरकारी कंपनियां जैसे रेलवे हो गया, प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस, अडानी, है ना। तो ये दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट जो है, ये मिलकर काम कर रही है देश में। तो हमारा जो समाजवाद है वो कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद, है ना। दूसरी जो चीज आती है, वो आती है मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण। मतलब भारत का जो समाजवाद है, वो कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों का मिश्रण है, और उसके अंदर जो गांधीवादी जो समाजवाद है, उसकी तरफ हम ज्यादा झुके हुए हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, अवसर की समानता, इन सब के ऊपर, मतलब अवसर की समानता, क्या मतलब? असमानता, अवसर की यदि असमानता है तो उसको समाप्त करके हम अवसर की समानता लाना चाहते हैं, है ना। अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं। तो ये हमारे समाजवाद के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, और लास्ट तक देखोगे तो कंप्लीट आपको पूरा जो प्रियम्बल वाला चैप्टर है वो पूरा समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। अब सेकुलर जो है, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसका मतलब क्या है? जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो एक अलग चीज है ना। वहाँ यूरोप और अमेरिका में सरकार और धर्म आपस में कोई उनका लेना देना ही नहीं होता, है ना। कि सरकार अपना काम कर रही है, धर्म जो चर्च है वो अपना काम कर रही है, बिल्कुल अलग अलग। देखिए, भारतीय जो संविधान है, इसके अंदर सकारात्मक पंथ निरपेक्षता की बात की गई है ना। क्या है ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म? इसका मतलब कि हमारे देश या जो राज्य हैं, उसका अपना कोई धर्म नहीं है ना। हमारे देश और राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को राज्य में समान दर्जा, समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबको सम्मान, समर्थन और संरक्षण हमारी सरकारें देती हैं। और यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन सेंटेंस आपके लिए लिखे जाएंगे, कि भारत में, भारत का जो संविधान है वो सभी धर्मों को समान दर्जा देता है। दूसरा, भारत में सभी धर्मों को सरकार बराबर समर्थन नहीं देती है। तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, भारत सरकार सभी धर्मों का संरक्षण करती है। कौन से कथन सत्य हैं, कौन सा असत्य है? तो आपको पता है, मैंने कहा भारत सरकार सभी धर्मों को समान समर्थन नहीं देती है, और वहां पे आपको लग सकता है कि हाँ संरक्षण देती है, लेकिन समर्थन नहीं देती है। सभी को समान दर्जा मिला हुआ है, सभी को समान समर्थन भी मिलता है, और सभी को संरक्षण भी मिलता है। ठीक है, किसी भी धर्म का कोई काम हो, उसमें सरकार अपनी तरफ से योगदान देती है, और सभी धर्मों का संरक्षण भी करती है। यह है पंथ निरपेक्ष। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला शब्द है, वो है लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। लोकतंत्र जो है, वो देखो, यदि इसको तोड़ेंगे तो ये दो शब्दों से बना हुआ है। लोक जिसका मतलब है जनता, तंत्र मतलब शासन।
ठीक है, यानी जनता का शासन, है ना। आपने यदि टेंथ क्लास में, नाइन्थ या टेंथ क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, नाइन्थ में था सॉरी, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। पिछले सेंटेंस में मैंने शायद कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल दिया, उसके लिए सॉरी। लेकिन जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया जो शासन है वो लोकतंत्र है, ऐसा नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये आप सबने जरूर पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा गहराइयों में अपन चलते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता, ये वाला जो शब्द है इसका क्या मतलब है। अब आप एक बात बताओ कि अपनी जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है ना। वो तो अब जब जनसंख्या अपनी सेंसस हो जाएगी, है ना, जनगणना जब हो जाएगी तब पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितने हैं, 150 करोड़ हैं कितने हैं। लेकिन क्या ये सारे लोग अपने लिए कानून बना सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भेजते हैं, एमपी हो गया, एमएलए हो गया, इनको हम भेजते हैं, और वो हमारी तरफ से संसद या विधानसभा के अंदर कानून बनाते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो क्या जो वोट देना है उसी को आप वो कह दे दोगे क्या कि भाई यही है लोकतंत्र? हमारे संविधान में सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, यहाँ हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी मिला हुआ है। हमारा जो लोकतंत्र है वो कैसा है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है। मिला हुआ क्या है मतलब है ना। कभी कभी मैं इधर उधर हो जाता हूँ। तो ठीक है, अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र, ये वाली बात आपको समझ गया कि जहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वशक्ति का प्रयोग करते हैं, मतलब आपके कानून वगैरह वो सब बनाते हैं, है ना। और हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुआयामी है, केवल राजनीतिक नहीं है, सामाजिक और आर्थिक भी है। यानी समाज में सबको बराबरी और सम्मान जो है वो सबको मिलना चाहिए। ऐसा है हमारा लोकतंत्र। आगे यदि आप पहुंचते हो तो एक शब्द मिलता है गणराज्य। अब गणराज्य है वो बहुसंख्यक जो लोकतंत्र, और क्या कह रहा हूं मैं, मतलब पढ़ते हैं एक बार। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणराज्य। तो जो अपना डेमोक्रेटिक यदि कहाँ कहीं पे शासन है उसको हम दो टाइप से बांट सकते हैं। एक तो ऐसा कि कहीं पे मोनार्की सिस्टम हो और कहीं पे रिपब्लिक हो। अब जो मोनार्की और रिपब्लिक है उसके अंदर क्या फर्क है? जो आपका जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर क्या है? लोकतंत्र है ना, ब्रिटेन में लोकतंत्र है। वहां देश का मुखिया कौन होता है? वहां पे देश का मुखिया होता है राजा या रानी का बेटा या राजकुमारी जो भी है, वो वंशानुगत चलता रहता है ना। तो वो तो क्या है, राजशाही हो गई। और एक अपना है गणराज्य। इसके अंदर क्या है, देश का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जिसको हम एक फिक्स टाइम के लिए चुनते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, 5 वर्ष के लिए जैसे हम चुनते हैं, है ना। इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं होता, और सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हुए रहते हैं। ठीक है, मतलब सभी पद सबके लिए खुले हुए हैं। देश का जो सबसे बड़ा पद है जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति भारत का कोई भी आम नागरिक बन सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी वो उम्र होना और वो सब चीजें अलग है, लेकिन वो अलाउ तो सबको कर रहा है ना। किसी तरह की रोक टोक तो नहीं है ना कि आप आपके साथ कोई रेसिज्म हो रहा हो, कास्टिज्म हो रहा हो, है ना, या फिर आपके रिलीजियन के नाम पे कोई भेदभाव हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे है न्याय। हमारा जो संविधान है हमें 3 प्रकार का न्याय देने की बात करता है। जो प्रस्तावना है उसके अंदर 3 तरह के न्याय की बात की गई है। ये रूसी क्रांति के जो आदर्श है वहां से लिया गया है। 3 प्रकार के जो न्याय है उसमें सबसे पहला है सामाजिक न्याय। जो सामाजिक न्याय है उसका क्या मतलब है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ
उसकी जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। नागरिकों के साथ समान व्यवहार होगा। जैसे किसी दुकान, होटल या सरकारी दफ्तर में आप जाते हो, है ना, वहां पर आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि आप एक्स जाति के या धर्म के हैं, इसलिए आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है ना। तो इस तरह से आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। तो सामाजिक तौर पर आपको समान व्यवहार मिलेगा। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का अभाव। तो समाज में किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। मतलब सब बराबर है। जैसे पहले हुआ करता था कि एक एक कोई बी कास्ट है, वो बहुत ऊपर है, फिर सी कास्ट है, वो उसके नीचे है, फिर ए कास्ट है, वो सबसे नीचे है। तो ऐसी वाली चीजें नहीं है। कोई एक्स धर्म है वो ऊपर है, वाई धर्म है वो वैसे है। तो ये सब चीजें आपके साथ नहीं होगी। तो आपको मिल रहा है सोशल जस्टिस। फिर बात आती है इकोनॉमिक जस्टिस की, जो आर्थिक न्याय है अपना। पैसे, संपत्ति, इनकम, है ना, इसके आधार पर लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है। मतलब जो आर्थिक कारक कारक जो हैं, उनके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। ये हमारी प्रस्तावना बताती है कि आपके साथ इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे अगर एक आदमी है और एक औरत है, वो दोनों एक ही पद पर काम कर रहे हैं, तो दोनों को बराबर वेतन मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। सिर्फ उसके जेंडर के आधार पर थोड़ी ना आप उसकी जो इनकम है उसको आप कम ज्यादा कर दोगे, है ना। तो धन, संपत्ति और आय की घोर असमानता को दूर करने का काम हमारी प्रस्तावना करती है। फिर आता है राजनीतिक न्याय। तो राजनीति और सरकार में सभी नागरिकों को समान भागीदारी और अधिकार मिलने चाहिए, ये सब मानते हैं। और यही बात हमारी प्रस्तावना भी कहती है। जैसे कोई भी 18 साल से ऊपर हो गया तो वो भारत का नागरिक, चाहे वो देश का सबसे अमीर उद्योगपति हो या बिल्कुल आम मजदूर हो मेरी तरह, चुनाव में दोनों को जो वोट की वैल्यू है वो क्या है, बराबर है, एक वोट। भाई सबसे पैसे वाले का बेटा अगर 18 साल का हुआ है, वो वोट देने जा रहा है, एक ही वोट करेगा। कोई गरीब आदमी वोट करने जा रहा है, उसका भी एक ही वोट काउंट होगा। ठीक है। तो राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है? सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक कार्यालयों तक समान पहुंच और सरकार में समान आवाज प्राप्त होगी। ठीक है। अब इसके अंदर कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ना, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो जब आप समाज में भेदभाव खत्म करते हैं, है ना, सामाजिक न्याय और पैसों की असमानता को मिटाते हैं, मतलब आपका आर्थिक न्याय हो गया। तो दोनों मिलकर देश के संसाधनों का सही और न्यायपूर्ण बंटवारा करते हैं, है ना। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलकर जो देश के संसाधन है उनका न्यायपूर्ण बंटवारा हो जाता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं वितरणात्मक न्याय। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो प्रस्तावना के अंदर न्याय है वो कहाँ से प्रेरित है, तो रूसी क्रांति से प्रेरित है, आप बता दोगे। इसका जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान रखना है ना। चीजें ऑर्डर में याद होने चाहिए। न्याय किस क्रम में है आपसे पूछ लिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो ये तो तीन ही शब्द हैं, है ना। आगे ज्यादा भी आएंगे, पांच भी आएंगे, तो उसी ऑर्डर में आपको याद करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, लिबर्टी। लिबर्टी लिखा हुआ है हमारे संविधान में। तो संविधान में केवल न्याय देना ही काफी नहीं था, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आजादी होना बहुत जरूरी था। तो हम समझते हैं ये आजादी क्या है। जो स्वतंत्रता है ना, आजादी, इसके दो पहलू हैं।
एक तो रोक टोक नहीं होनी चाहिए, दूसरा उसके विकास के लिए अवसर मिलने चाहिए। जैसे कोई छात्र पेंटर बनना चाहता है, कोई गायक बनना चाहता है, तो सरकार या समाज उनके ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि भाई आप तो जो है यूपीएससी के लिए ही तैयारी करोगे, आप तो डॉक्टर ही बनोगे, आप तो आपको तो ये करना है। सबको अपनी इच्छा से जीने और आगे बढ़ने की आजादी हमारा संविधान देता है। ये आजादी यदि आपसे आपके घर वाले छीन रहे हैं तो वो संविधान नहीं पढ़े हुए ना, उनकी गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है। सरकार आपसे नहीं कह रही कि आप इसी डायरेक्शन में जाओ, आप पढ़ाई ही करो, जरूरी नहीं आज ही छोड़ दो, आपका कोई पैशन है उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको मेरी तरह किसी को पैशन का पता ही नहीं है कि क्या पैशन है अपना, तो फिर मुश्किल है, फिर अब पढ़ना ही पड़ेगा भाई मेरी तरह, है ना। तो रोक टोक नहीं होनी चाहिए और विकास का अवसर मिलना चाहिए ताकि अपनी प्रतिभा को सुधार सके, है ना। तो व्यक्तियों को व्यक्तियों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक या पाबंदी का अभाव, और साथ ही व्यक्तिगत विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना, यह है लिबर्टी का मतलब। अब जो प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिली हुई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको मिली हुई है। कौन कौन सी है? भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिली हुई है। अब बात करते हैं एक एक की। विचार, आप अपने मन में कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी विचार रखने की आपको आजादी है। तो थॉट्स की आजादी है। कोई आके आप पे दबाव तो नहीं बना रहा ना कि आपके ऐसे विचार कैसे हैं, आपके ऐसे विचार नहीं होने चाहिए, नहीं बना सकता। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, जो आप बहुत ज्यादा सुनते हो, और आजकल जेन जी तो भाई साहब पीछे पड़ा हुआ है अभिव्यक्ति की आजादी। ये जो 5 आजादियां हैं इन्हीं पे तो सारे ये प्रदर्शन हो रहे हैं। जेन जी पढ़ के आया है भाई। तो अभिव्यक्ति, अपने विचारों को बोलने, लिखने, चित्र बनाने और सोशल मीडिया के जरिए जाहिर करने की आजादी है, उसी को कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। आपने देखा होगा अभी जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अंदर कितने मस्त मस्त क्रिएटिव चीजें आपको देखने को मिल रही है, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद की बातें अपने मीडिया, अपने जो गवर्नमेंट है वहां तक, जो वहां पे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको जिम्मेदारी अपनी याद दिलाने के लिए जो क्रिएटिविटी जैन जी दिखा रहे हैं, वही है अभिव्यक्ति की आजादी। फिर आती है आपके आगे है विश्वास, मतलब आप किसी भी विचारधारा या दर्शन को मान सकते हो, इस बात की आपको आजादी मिली हुई है। आगे है धर्म, अपनी पसंद के धर्म को चुनने की या फिर नहीं चुनने की। कोई जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि आपका धर्म कौन सा, भाई नहीं है मैं एथीस्ट हूं, तो हो सकते हो आप एथीस्ट, जरूरी नहीं आप किसी ना किसी धर्म को फॉलो करो, या फिर आप किसी धर्म को फॉलो करो तो कर लो, कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप इस धर्म को क्यों फॉलो कर रहे हो। फिर उपासना, आप जिस भी शक्ति को मानते हो, है ना, वो कोई भी है, उसकी पूजा अर्चना अपनी पद्धति से कर सकते हो, है ना, आराधना। अब देखो मेरे को बाकी जो धर्म है उनकी शब्दावली तो पता है नहीं, है ना, लेकिन जो पता है वो बता रहा हूँ, है ना। पूजा पाठ आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में पूजा पाठ ही करते हैं, वही बता सकता हूँ। तो इन सब चीजों की आपको आजादी है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अगरबत्ती जला रहा हूँ और कोई दिया जला रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये तरीका गलत है अगरबत्ती जलाने वाला। अरे भाई मेरी उपासना है, मैं मेरे भगवान है, मैं मेरे हिसाब से पूजूंगा उनको। हो सकता है मैं कुछ भी ना चढ़ाऊं उनको, अगरबत्ती भी ना जलाऊं, दिया भी ना जलाऊं, वो मेरा पूजा पाठ का तरीका है। ये मुझे स्वतंत्रता है, ये आपको स्वतंत्रता है।
और इनको लागू कैसे किया गया है? ये जो स्वतंत्रता है, इनको लागू किया गया है मौलिक अधिकारों के तहत। तो सबसे ज्यादा यदि टाइम लगेगा वो लगेगा फंडामेंटल राइट्स पढ़ने में। जल्द ही वो क्लासेज आने वाली है। लेकिन ये जो आपकी स्वतंत्रता है, ये पांच, ये क्या पूरी तरह से ऐसे एब्सल्यूट है क्या कि भाई साहब विचार, अभिव्यक्ति, आप कुछ भी बोल रहे हो, है ना? अभिव्यक्ति का क्या मतलब है कि आपको बोलने की आजादी है, खुद को, खुद के विचार जो है वो प्रकट करने की आजादी है, लिखने की, चित्र बनाने की, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की, सारी आजादी आपको दे दी गई है। वो एब्सोल्यूट है क्या कि आप कुछ भी पोस्ट कर दो? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो अपने मौलिक अधिकार जब हम पढ़ेंगे, इसमें आर्टिकल 19 जब हम पढ़ेंगे, है ना, और आर्टिकल 25 से 28 तक जो धर्म वाला है वो सेक्शन जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। है ना? स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप बीच सड़क के ऊपर गाड़ी खड़े कर दें और कहे कि ये मेरी आजादी है ना? मतलब ये क्वालिफाइड का क्या मतलब है? सशर्त, है ना? मतलब योग्यता युक्त है ना? आपकी आजादी वहीं खत्म होती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है। समझ रहे हो? मतलब आप अपनी आजादी से किसी और को तंग नहीं कर सकते। जहां आपने आजादी के नाम से किसी और को तंग करना शुरू कर दिया, तो वो आजादी नहीं है। कुछ लोग उसी की आजादी मांगते हैं, उसके लिए भी प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें चाहिए आजादी। अरे कैसी आजादी? मिली हुई तो है आपको। आप वो आजादी तो नहीं मांग सकते कि आप किसी और को परेशान करना चाहते हो। तो वो आजादी तो आपको कोई भी सरकार नहीं देगी, किसी देश की सरकार नहीं देगी। संविधान युक्ति संगत प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, ये हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो आपके लिबर्टी है, ये आया कहां से? ये आया है दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट क्रांति, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, 1789 से 1799 तक चला था। यहां से लिया गया था स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। सोर्सेज के अंदर मैंने बताया है आपको, है ना? तो आपको ये बिल्कुल एक क्रम से याद रखना है। आप इसको एक क्रम से जब बोलोगे, 5-10 बार बोलो कि भारत का जो संविधान है हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। आप 5 बार बोल के देखो, ये आपको इसी क्रम में याद हो जाएंगे। बस बोलते टाइम क्रम गलत नहीं होना चाहिए, मतलब आप जब बोल रहे हो तो देख के बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास थोड़ी लंबी होती जा रही है और होनी ही थी भाई। ये अपना ट्रेलर है, ट्रेलर लंबा होगा तो मूवी भी काफी लंबी होगी, एपिसोड के एपिसोड आते रहेंगे, है ना? वेब सीरीज बना रहे हैं, मूवी नहीं बना रहे अपन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है समता और बंधुत्व। ये बात तो हमने की है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, है ना? और हर नागरिक को अपने लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी, है ना? ये बात हमने कर ली। जैसे मान लो कोई दौड़ की प्रतियोगिता है ना? अब ऐसा नहीं होगा ना कि किसी खास वर्ग के व्यक्ति को 50 मीटर आगे से दौड़ाना स्टार्ट कर दे और बाकी लोग जो है वो पीछे से दौड़ के शुरू कर रहे हैं। सबकी जो शुरुआत वाली जो लाइन होगी वो एक ही होगी, है ना? तो समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार नहीं होंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। इसके 3 आयाम हैं। नागरिक समता, मतलब कानून के सामने सब बराबर है ना? आर्टिकल 14 से 18 तक। फिर राजनीतिक समता, मतलब सबको वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है, जैसे 325 326 आर्टिकल के अंदर, है ना? फिर आपका आर्थिक समता, जीविका कमाने के जो है समान साधन, जैसे अपने डीपीएसपी के अंदर ये सारी चीजें बताई हुई है, हम पढ़ेंगे। फिर आता है बंधुत्व, फर्टिनिटी, है ना? तो बंधुत्व का सीधा मतलब है कि भाईचारे की भावना, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, है ना?
तो संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से इसे इस भावना को बढ़ावा देता है ना। हम अलग अलग राज्यों, भाषाओं और जातियों के हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं, भारत माँ की संतान, है ना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व दो चीजें सुनिश्चित करता है। एक तो व्यक्ति की गरिमा, मतलब हर इंसान को सम्मानजनक जीवन जीने की का हक है ना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, है ना, डिग्निटी ऑफ लाइफ जिसे आप बोलते हो। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जो अखंडता है ना, ये 42वें संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था। अब 42वें संविधान संशोधन में दो चीजें मैंने आपको पहले बताई है, एक तो समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष, और इसके साथ जोड़ा गया है क्या, अखंडता। तो ये तीनों चीजें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर जोड़ी गई थी। समता और बंधुत्व आपको समझ में आ गया क्या? अगर आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इसके अंदर कौन कौन से केस हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अब देखो, प्रस्तावना हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं था। पहले जो अपने सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि भाई 1960 के अंदर जो बेरीबारी संवाद था, अच्छा ये जो केसेज है ना, ये डिटेल में अभी मैं नहीं बताने वाला, है ना। डिटेल में अभी मैं बताने लगूंगा तो देखो इतना टाइम हो गया है, और फिर आप पूरी क्लास लोगे ही नहीं, आपको जोर आने लग जाएगा, नींद आने लग जाएगी, है ना। तो जहां मेरे को जितनी उस केस की जरूरत होगी उतना मैं आपको बताता चलूंगा, और लास्ट में जब पूरा डिस्कस करूंगा तो मैं शुरू से आखिरी तक जरूर डिस्कस करूंगा, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया तो फिर बाकी बचा हुआ वहां पे नहीं बताऊंगा, सारा एक साथ बताऊंगा मैं, है ना। वो अपन कर लेंगे, है ना, केसेज की भले अलग से क्लास और ले लेंगे, बाकी जहां अपने को पूरे की जरूरत होगी वहां पे पूरा डिस्कस हम जरूर करेंगे, ठीक है। बेरोबारी वाला जो वो था, केस था, उसके अंदर कहा कि भाई ये प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है ना। ये क्या है, मार्गदर्शक कुंजी है। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने माना कि प्रस्तावना जो है संविधान के निर्माताओं के दिमाग को खोलने की चाबी है ना। तो ये दिया गया है ना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद 1973, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला था। ये भारत के कानून का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक केस माना जाता है। इसके अंदर 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, ठीक है। अब कोर्ट का नया फैसला आता है। पहले प्रस्तावना को क्या कहा था बेरोजगारीवाद के अंदर, कि भाई ये प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। नया जो निर्णय है वो ये दिया गया कि भाई प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। कैसा पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, मतलब आप इसको अलग ही नहीं कर सकते कभी। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते संविधान का मूल ढांचा नष्ट न हो। मतलब कोर्ट ने बताया कि संविधान में बाकी हिस्सों की तरह, संविधान के में जो बाकी हिस्से हैं उनमें जो आप संशोधन कर रहे हो, वैसे ही यहाँ पे भी उसी प्रक्रिया से संशोधन कर सकते हो, इसलिए ये संविधान का ही हिस्सा है। अब ये जो मूल ढांचा है ये क्या है, कोर्ट ने कहा कि क्योंकि प्रस्तावना के अंदर क्या है, प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, इसलिए संसद इसके अंदर 368 से संशोधन करती है ना, तो इसमें भी कर सकती है। लेकिन ये जो मूल ढांचे वाली बात आई तो थोड़ा सा ऐसे आ गया कि भाई समझाओ हमें। तो जो मूल ढांचा है उसको आज तक सुप्रीम कोर्ट समझाते आ रहा है। अब कहाँ क्या समझाया वो हम वहीं पे बात करेंगे। अब आगे कुछ विचारकों ने, कुछ जो थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने अपने अपने शब्द दिए हैं अपने प्रस्तावना के लिए। के एम मुंशी जी, जिनकी हमने बात की थी संविधान सभा पढ़ते टाइम, जो प्रारूप समिति थी उसके ये सदस्य थे, है ना। तो उन्होंने इसे हमारे
संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली का होरोस्कोप ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा के एम मुंशी जी का मानना है प्रस्तावना को लेकर। प्रियम्बल के लिए एन ए पलकी वाला जो है, उन्होंने कहा कि ये है आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र है प्रस्तावना हमारे संविधान का। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, ये संविधान की आत्मा है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? आपको पता होना चाहिए, पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। ऐसे के एम मुंशी जी ने इसको जन्म कुंडली और एन ए पालकीवाला ने इसको परिचय पत्र कहा है। और एक वेस्टर्न जो थिंकर है, उन बारकर, सर अर्नेस्ट बारकर, ये तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, इसने इसको कुंजी कहा था, है ना? अंग्रेज है, अपना क्या ही इंटरेस्ट है उसमें। तो ये था हमारा प्रस्तावना वाला चैप्टर। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिला? प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, मतलब न तो ये जो अपनी लेजिस्लेचर है उसको कोई पावर देती है, न ही उसकी शक्तियों पर कोई रोक टोक लगाने का काम करती। ठीक है। दूसरी बात, ये गैर न्यायोचित है, मतलब इसके अंदर लिखी हुई चीज के लिए आप किसी कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि भाई ये लागू करवाओ, ऐसा लिखा हुआ है तो मेरे को ये मिलना चाहिए, है ना? तो इसको न्यायालय के द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करती है। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई करना। जब हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे तो इनको डिटेल से करेंगे। वो तो अब हर कोई तो सब्जेक्टिव एग्जाम देता नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही देते हैं, है ना? ये सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन उनके लिए हैं जो कोई सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहा है, उनके लिए। आप भी ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि है तो वही चीज ना। स्कूल कॉलेज में भी तो आप यही कर रहे थे, सब्जेक्टिव ही तो दे रहे थे। उससे ज्यादा अच्छे से सीखने को मिलता है, ज्यादा हमारा माइंड जो है वो खुलता है। ठीक है। आप देख रहे थे अक्षम एकेडमी की पॉलिटी वाली एक सीरीज जो हमने स्टार्ट की है। इतना टाइम दिया आपने और यहाँ तक आप आए हो, तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ, जो पहले आके क्लिक करके 2-5 मिनट आके चले गए उनसे तो क्या ही उम्मीद करूंगा, इसीलिए शुरू में मैं नहीं बोलता। आप अगर चाहो तो एक आध लोगों को, जिनको आप चाहो, शेयर कर सकते हो हमारा कोई, जो आपको सबसे अच्छा वीडियो लगाओ। देखो किसी वीडियो में कुछ कमी हो सकती है हमारे लेक्चर में, कभी कोई अच्छा हो सकता है, कभी कोई खराब हो सकता है। तो जो आपको बेस्ट लगा हो वो वाला उसे भेजो कि भाई यहाँ से आप शुरू कीजिए, लेके देखिए, अगर अच्छा है तो सब्सक्राइब करो। थोड़ा लाइक कर देने से हमारा ऐसा है कि ग्रोथ के चांसेस बनते हैं अपने। तो आप लाइक जरूर कर दिया करो, और जब आप जा रहे हो क्लास छोड़ के, कुछ भी कमेंट कर दो, कुछ भी जो आपने सीखा है इस लेक्चर से वही कमेंट कर दो। आप मुझसे कोई सवाल पूछ लो, मैं उसका जवाब दे दूं आपको। हाँ, तो कुछ ना कुछ कमेंट करो, कुछ सवाल जवाब। और कोई जरूरी नहीं आप पॉलिटी का लेक्चर ले रहे हो, आप पॉलिटी के ही लिए कोई क्वेश्चन आपका हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसका सही सही जवाब वहाँ कमेंट सेक्शन में दूं, या फिर देखो अगर मेरे पास कमेंट्स में कुछ सवाल आएंगे तो मैं लेक्चर में डिस्कस कर सकता हूँ कि बच्चों के ये डाउट्स होते हैं, है ना? अभी तो मैं, मेरे पास बच्चे हैं ही नहीं भाई, मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा ना किसी के साथ, तो मुझे क्या पता आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। मुझे जो परेशानी है, मैं उसके समाधान के हिसाब से ये स्लाइड्स बना रहा हूँ, और मैं अपनी परेशानी किस तरह से दूर कर रहा हूँ उस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।